तो यहाँ पर आपकी डिमांड के आधार पर ऐसे टॉपिक को लेकर आए गए हैं ना, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वो टॉपिक आपका क्या है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, 5 नंबर का प्रश्न आपके लिए है और यहाँ से 100% है कि ना ये टॉपिक आपका पूछेगा ही पूछेगा। और आप लोग लिखिएगा ना, ना समझिएगा, मतलब लिखने का प्रयास मत, उसको समझने का प्रयास करिएगा। अगर आप, मैं वादा करता हूँ, आप समझ कर जाएंगे यहाँ से ना, तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से चीज़ों की समझ होगी और एकदम बेहतरीन तरीके से आप एग्जाम में कर पाएंगे। ठीक है, देखिए टॉपिक हमारा क्या है, इस टॉपिक की बात करेंगे तो टॉपिक हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर की रचना। जो हम ट्रांसफार्मर के देखते हैं, ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है आप मन में अपने दोहराएंगे। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। क्या क्या होता है उसके बारे में पूरी जानकारी जानेंगे। और आप लोग कहीं वीडियो को छोड़कर जाइएगा मत और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, और आप लोग बहुत कमेंट करते हैं सर आप समझाते नहीं हैं। आज हम आपको एकदम बेहतरीन तरीके से ट्रांसफार्मर को ऐसा समझाएंगे ना, मतलब कि आपके दिमाग से हटेगा ही नहीं। बस कहानी की तरह सुनिए और चीज़ों को क्या लिखना है, कैसे करना है, वो चीज़ मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कैसे हम कर पाएंगे इसको। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर की रचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। उसकी रचना को और कार्यविधि को, कैसे कार्य करता है, उसका वर्णन आपको करना है। इसमें पटलित लौह क्रोट का क्या महत्व। पटलित लौह क्रोट का मतलब ये होता है कि उसको मतलब खंड करके लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें इतना बड़ा टुकड़ा लगाना है, मैं आपको बता रहा हूँ पटलित का मतलब क्या होता है। जैसे इतना बड़ा हमें लगाना है तो पूरा नहीं लगाएंगे इसको, मतलब आधे भाग में, मतलब आधा भाग अलग रहेगा आधा भाग अलग रहेगा, इस तरीके से इसमें लगा होता है ट्रांसफार्मर में। ठीक है, ये इसमें पत्तियां काट कर लगी होती है, ये नहीं कि आप पूरा खंड ही उठाकर इसमें लगा दे, ऐसा नहीं लगा होता। ठीक है, आगे आगे देखेंगे। ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र आपको बनाना है, इसका चित्र भी आपको बनाना है। देखिए अगला प्रश्न इस तरीके से पूछ सकता है, ये देखिए 17 में, 18 में, 20 में, 22 में, 19 में भी पूछा गया है, मतलब 23 में भी पूछा गया है। मतलब ऐसा कोई साल नहीं है जिसको यह पूछा ना गया हो। ठीक है, तो इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ध्यान से समझिएगा। ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके परिणमन अनुपात का सूत्र भी उत्पादित कीजिए। इसको भी अच्छी तरीके से हम समझेंगे अभी। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या होता है, इसको आपको समझना होगा। और उच्चाई तथा अपचाई ट्रांसफार्मर में अंतर आपको लिखना है। किसमें किसमें, उच्चाई और अपचाई ट्रांसफार्मर में आपको अंतर लिखना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारणों का उल्लेख भी आपको करना है, क्यों होता है ये। तो ये क्वेश्चन है आपके 3 प्रकार से पूछे गए हैं, तो तीनों क्वेश्चन का उत्तर एक ही होगा। वो मैं एक तरीके से आपको बताऊंगा और जो आपको अच्छी तरीके से समझना होगा। ठीक है ना, और जो इसमें जरूरी चीजें हैं वो आपको अच्छी तरीके से देखिए। अन्योन्य प्रेरण, पहले आप समझिए अन्योन्य प्रेरण क्या होता है। अन्योन्य प्रेरण यह होता है जिसे आप म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। देखिए जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला काम करूंगा ज़्यादा मैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक कुंडली ये है, ठीक है ना, ये कुंडली मान लीजिए ये है और एक कुंडली आपकी ये है। कुछ इस तरीके से मान लीजिए आपकी कुंडली बनी है और ट्रांसफार्मर इस तरीके से आपका बन गया है। ठीक है, अब देखिए क्या कर रहे हैं हम इसमें कर, अब देखिए इसमें और इसमें कोई मतलब संपर्क नहीं है, बीच में संपर्क नहीं है। लेकिन जब हम इसे मान लीजिए ये आपका प्लस हो गया या माइनस हो गया, जब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मतलब एक इंडक्शन, मतलब इसमें हम धारा प्रवाहित करेंगे तो ऑटोमेटिक इसमें धारा आपकी प्रवाहित होने लगेगी। इसी को हम क्या कहते हैं, अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। मतलब एक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर जब दूसरी कुंडली में अपने आप धारा प्रवाहित होने लगती है, वो अपने आप कैसे होगी उसका भी एक सिद्धांत है, आगे हम पढ़ेंगे उसको, उसको भी समझेंगे। ठीक है ना, हालांकि आप इतना अच्छी तरीके से समझे, जब पहले कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं दूसरी कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है, और यह किसके द्वारा होता है, अन्योन्य प्रेरण के द्वारा होता है, म्यूचुअल इंडक्शन जिसे कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, और आधारित यह एक ऐसी युक्ति है जिसमें प्रत्यावर्ती धारा के विभव को कम तथा अथवा किया, मतलब कम अथवा अधिक, मतलब विभव मतलब वोल्टेज, क्या वोल्टेज, मैंने आपको बताया ना, स्टेप अप स्टेप डाउन। स्टेप अप का काम क्या होता है, वोल्टेज को ज़्यादा करना, कम वोल्टेज को ज़्यादा करना। और स्टेप अप का मतलब, स्टेप डाउन का मतलब क्या होता है, कम वोल्टेज को मतलब ज़्यादा वोल्टेज को कम करना। मतलब एक अपचाई होता है, एक आपका उच्चाई होता है। उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या करता है, कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में चेंज करता है। अभी इसके बारे में सारी चीज़ों को हम समझेंगे। ठीक है ना, मतलब आप ध्यान दीजिएगा, उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, जो कम वोल्टेज होता है उसको अधिक वोल्टेज। आप एक टर्म याद करिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको अभी समझाऊंगा क्या याद करना है।
ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही परिवर्तित करने के काम आते हैं। जो ट्रांसफार्मर होते हैं यह केवल किसको, प्रत्यावर्ती धारा या विभव को ही परिवर्तित करने के काम आते हैं। यह दिष्ट धारा अथवा विभव के परिवर्तन, मतलब अब देखिए ये कह क्या रहा है, केवल प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट जो आपकी होती है, अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट का मतलब क्या होता है, जो समय के साथ क्या हो, परिवर्तित होती रहे, मतलब कभी ऊपर जाए फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरीके से आपकी क्या होती है, अल्टरनेट करंट होती है, यानी कि एसी करंट होती है। अगर डीसी करंट की बात करते हैं तो इसका एक कांस्टेंट मिलता है, क्या मिलता है, कांस्टेंट आपका मिलता है, ठीक है ना। इस तरीके से एक लाइन यहाँ आपको मिलती है। तो ये किससे पूछा जाता है आपका, ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ट्रांसफार्मर केवल एसी के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आई आपको, आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बस और बस मेरी बात को सुनना है। पहली बात तो मैंने क्या बताया, ट्रांसफार्मर न्यून प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और इसमें केवल प्रत्यावर्ती धारा ही प्रवाहित होती है। और मैंने अन्योन्य प्रेरण के बारे में बताया और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में बताया और डीसी करंट के बारे में बताया। लेकिन डीसी करंट में ये काम नहीं करता, इसका भी बहुत बड़ा कारण है, इसको मैं आगे आपको बताऊंगा। ये दो प्रकार के होते हैं, एक स्टेप अप यानी कि उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अब देखिए उच्चाई ट्रांसफार्मर क्या होता है, मैं आपको इसमें एक चीज याद कराऊंगा, उसको याद कर लीजिएगा। उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज को अधिक किया जाता है, मतलब विभव अधिक कराया जाता है, मतलब अधिक विभव, क्या विभव अधिक, क्या वोल्टेज अधिक। जब वोल्टेज अधिक होगा, बस एक ही चीज याद करिएगा, उच्चाई ट्रांसफार्मर में वोल्टेज अधिक होता है तो ऑटोमेटिक वोल्टेज अधिक, धारा कम, धारा कम। बस आप धारा मत याद करिएगा, धारा आप अपने आप ही याद करिएगा कम होगी, मतलब इतना दिमाग में रखिएगा, वोल्टेज अधिक है तो धारा कम होगी, ठीक। अब इसका कार्य क्या होता है मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए मैंने क्या बताया, वोल्टेज अधिक तो धारा अपने माइंड में अपने आप ही कम कर दीजिएगा उसको, ठीक। अभी चलिए इसको मैं समझाता हूं आपको। इसमें क्या होता है, लिखने का कारण, इसके द्वारा कम विभव वाली वोल्टेज अगर कम रहेगा तो उसको हम प्रबल प्रत्यावर्ती धारा को ऊंचे विभव वाली, मतलब ध्यान दीजिएगा, उच्च विभव वाली निर्बल धारा में बदला जाता है। देखिए इसमें लैंग्वेज थोड़ा कठिन है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ। सबसे पहला आप यही लिखेंगे, इसके द्वारा हम कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में बदलते हैं और अधिक धारा को कम धारा में बदलते हैं, इतना याद करिएगा। और इसमें जो लैंग्वेज लिखा है ना, थोड़ा कठिन लैंग्वेज, विभव में तो वोल्टेज होता है और वोल्टेज आप जानते हैं मतलब कि कम विभव को अधिक विभव में बदलता है और अधिक धारा को कम धारा में बदलता है, याद करिएगा, वोल्टेज अधिक करता है, बस इतना। उच्चाई ट्रांसफार्मर अगर आ गया तो वोल्टेज अधिक करता है, और इसमें आप जोड़कर लिख सकते हैं कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में परिवर्तित करता है और अधिक धारा को कम धारा में परिवर्तित करता है, बस इतना आप उच्चाई ट्रांसफार्मर में लिख दीजिएगा। अब अपचाई में बस इसी का उल्टा, उच्चाई का उल्टा अपचाई कर दीजिए। इसमें वोल्टेज अधिक कर रहा है ना, इसमें वोल्टेज क्या करेगा, कम करेगा। और कौन सी वोल्टेज को कम करेगा, अधिक वोल्टेज को कम करेगा, जाहिर सी बात है, अधिक वोल्टेज को क्या कर देगा, कम कर देगा साथियों। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए वोल्टेज कम कर रहा है तो धारा क्या करेगा, धारा क्या करेगा, ज्यादा करेगा। और कौन सी धारा को ज्यादा करेगा, कम वाली धारा को ज्यादा करेगा। समझ में आई बात, समझ में आई कि नहीं आई बात आपको, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक है ना। आगे चलते हैं, तो उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर में आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए आगे अब इसके फिगर के बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है ना साथियों। अब देखिए इसमें क्या होता है, धीरे से समझिएगा और फिर फिगर के द्वारा एकदम अच्छी तरीके से हम आपको समझा देंगे, ठीक है। देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें हम क्या करते हैं, कच्चे लोहे की आयताकार गोलाकार मुड़ी हुई पत्तियां, मतलब ध्यान दीजिएगा अच्छी तरीके से मैं आपको समझाता हूं। इसमें क्या होता है, कच्चे लोहे की आयताकार गोलाकार मुड़ी हुई पत्तियां एक पटलित क्रोट के रूप में होती हैं। ये पत्तियां एक दूसरे के ऊपर वार्निश से जोड़ दी जाती हैं जिससे कि ये एक दूसरे से पृथक्कृत रहें। फलतः क्रोड में कम भंवर धाराएं उत्पन्न होती है। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि ये कैसे होती है। ध्यान दीजिएगा, आयताकार मतलब इस तरीके से होता है, ध्यान दीजिएगा क्या, आयताकार
गोलाकार मुड़ी हुई पत्तियां एक पटलित क्रोड के रूप में होती है। मतलब एक के ऊपर एक, मतलब मान लो कुछ पत्ती ऐसी होती है तो एक के ऊपर एक पत्ती ऐसे इस तरीके से रखी रहती है, ठीक है ना, इस तरीके से, मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा मोटा बना, मतलब ऐसे पत्तियां बना बना करके हम बहुत मोटा इसको बना देते हैं, ठीक है ना। और ये पत्तियां एक दूसरे से, मतलब जैसे एक पत्ती आपने लगाई, अब एक पत्ती आपने लगाई, दूसरी पत्ती, इसको वार्निश कर देते हैं, इस पर एक लेप लगा देते हैं, जिससे कि इसका संपर्क क्या होता है, खत्म हो जाता है, मतलब एक दूसरे से हमेशा अलग रहती हैं पत्तियां। वही चीज ये कह रहा है। और फलतः क्रोड में भंवर धाराएं, जो भंवर धाराएं क्या होती है, नीचे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। और वैद्युत ऊर्जा का ह्रास घट जाता है, जो वैद्युत ऊर्जा का ह्रास होता है वो कम हो जाता है। और इस क्रोड पर तांबे के तार की दो कुंडलियां इस प्रकार लपेटी जाती है। मान लीजिए ये आपका क्या बन गया, क्रोड बन गया, ये आपका क्रोड बन गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपका क्या बन गया, क्रोड बन गया। अब इसमें क्या करेंगे कि ध्यान दीजिएगा, कुंडलियां इस प्रकार लपेटी जाती हैं कि एक दूसरे से तथा लोहे के क्रोड से पृथक्कृत रहें, और एक तांबे के मोटे तार से कम फेरे होते हैं। मतलब इसमें एक पर तांबे के मोटे के तार कम फेरे होते हैं तो दूसरे तांबे के पतले के तार अधिक फेरे होते हैं। मतलब एक तरफ मोटे तार लगेंगे, फेरे कम होंगे, और एक तरफ पतले तार लगेंगे, फेरे क्या होंगे, अधिक होंगे उसमें, ठीक है। और एक को प्राथमिक कुंडली और दूसरी को द्वितीयक कुंडली कहते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे कैसे होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में मोटे तार की कम फेरों वाली प्राथमिक कुंडली होती है। इसको मैं अभी आपको समझाऊंगा कि जब जब ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनाएंगे तो इसमें मोटे तारों वाली जो कुंडली होगी वो प्राथमिक कुंडली होगी, और जो पतले तार वाली ज्यादा वाली होगी वो द्वितीयक कुंडली। ये प्राथमिक कुंडली, ये द्वितीयक कुंडली। अगर इधर मोटा तार लग गया और कम फेरे हो गए तो क्या होगा, ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा। अगर पतले तार इधर लग गए, ज्यादा लग गए, और मोटा तार इधर लग गया तो अपचाई ट्रांसफार्मर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड। ये चीज याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। और प्राथमिक कुंडली होती है, और पतले तार वाली अधिक फेरों वाली कुंडली द्वितीय कुंडली होती है, ठीक। अब देखिए कैसे, मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होता है, ये देखिए ट्रांसफार्मर, जैसे देखिए पटली क्रोड रखा है ना, देखिए ये खंड खंड करके लगाया हुआ है, मतलब खंड खंड करके लगाया गया है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें देखिए बहुत ज्यादा पतले तार की बहुत ज्यादा कुंडली आपकी लपेटी गई है, ठीक। पतली कोड लगाया गया है, तो यहाँ पर, और इसमें देखिए कम लगाया गया है, तो ये कौन सा ट्रांसफार्मर हो जाएगा, मतलब अगर ये प्राथमिक कुंडली है, ये द्वितीयक कुंडली है, मैंने क्या बताया, प्राथमिक कुंडली पर फेरों की संख्या कम होगी और मोटा तार होगा, और द्वितीयक कुंडली पर फेरों की संख्या अधिक होगी और पतला तार होगा, तो वो आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर होने वाला है। ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर आपका हो जाएगा। समझ में आई बात। इसमें देखिए ये आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर, देखिए पतले तार वाली कुंडली, मतलब मोटे तार वाली कुंडली कम होगी इधर, और पतले तार वाली अधिक होगी, यानी द्वितीय कुंडली होगी, तो यहाँ पर ऊंचाई ट्रांसफार्मर आपका हो जाएगा। अब देखिए अगर प्राथमिक कुंडली में अधिक पतले तार वाली अधिक होगी और द्वितीयक तार वाली कम फेरे होंगे, तो यहाँ पर अपचाई ट्रांसफार्मर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपचाई ट्रांसफार्मर आपका हो जाएगा, ठीक। तो ये बात समझ में आई आपको कि नहीं समझ में आई, अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें कार्यविधि की बात, इतना आपको समझ में आया ना कि अब ऊंचाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर कैसे बनेगा। ऊंचाई में याद रखिएगा प्राथमिक कुंडली में मोटा तार, अपचाई में याद रखिएगा प्राथमिक कुंडली में पतला तार। उसके बाद दूसरी तरफ आप वैसे ही कर दीजिएगा, अगर पतला है तो मोटा कर दीजिएगा, मोटा है तो पतला कर दीजिएगा। सिंपल सी बात है, इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इसमें समझने वाली बात नहीं है। अब देखिए कुछ में पॉइंट लिखे हैं, ये प्राथमिक क्षरण फ्लक्स है और ये अन्योन्य फ्लक्स आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये देखिए जो बन रहा है ना, ये चीज, ये आपका अन्योन्य फ्लक्स होगा। वो कैसे बनेगा आगे भी हम लोग इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा। और द्वितीय क्षरण मतलब क्षरण फ्लक्स आपका हो जाएगा। चलिए देखिए कार्यविधि के बारे में जानेंगे। जिस विद्युत वाहक बल को परिवर्तित करना होता है उसे सदैव प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप इसको समझिएगा। जिस विद्युत वाहक बल को परिवर्तित करना होता है उसे सदैव प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं। मतलब अगर हमें विद्युत वाहक बल को चेंज करना होगा, मतलब कि ध्यान दीजिएगा, कम वोल्टेज को हमें चेंज करना है, मतलब कम वोल्टेज को हमें अधिक वोल्टेज में चेंज करना है,
तो ध्यान दीजिएगा, मतलब प्राथमिक वोल्टेज यानी कम वोल्टेज वाले को हमेशा हम प्राथमिक कुंडली में जोड़ेंगे। ये नहीं कि आपको कम वोल्टेज पाना है और अधिक कुंडली वाली में जोड़ दीजिए, एक गलत प्रोसेस हो जाएगा। वही चीज़ इसमें कह रहा है। तो मेरी बात समझ में आई ना? अगर हमें अधिक वोल्टेज लेना है तो प्राथमिक कुंडली को हम किस में जोड़ेंगे? प्रथम वाली यानी कम वोल्टेज वाली कुंडली को हम किस में जोड़ेंगे? प्राथमिक कुंडली में जोड़ेंगे। बात समझ में आई? उसे प्राथमिक कुंडली जोड़ते हैं जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होती है तो धारा के प्रत्येक चक्कर में क्रोड एक बार एक दिशा में चुंबकित होती है। मतलब जब, अब देखिए सिंपल से मैं आपको परिभाषा बताऊंगा और उसको अच्छी तरीके से समझिए। मान लीजिए कुंडली है, ठीक है ना, ये कुंडली है, कर रहा है प्राथमिक कुंडली में जब हम धारा प्रवाहित करेंगे, करंट जब प्रवाहित करेंगे तो एक चक्कर में क्रोड पर एक दिशा में चुंबकित होती है और दूसरी बार दूसरी दिशा में, मतलब एक दिशा में एक बार, फिर देखिए पलट जाता है, फिर दूसरी दिशा आ जाती है, फिर पलटता है, फिर पहली दिशा, फिर दूसरी दिशा। इस तरीके से इसमें नाचता रहता है, मतलब नाचता रहता है, फिर बदली, फिर ऐसे उल्टा सीधा बदलता रहता है। अतः क्रोड में एक परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, जब ये नाचेगा उल्टा सीधा तो इसमें क्या होगा? एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। इस प्रकार प्राथमिक कुंडली की वैद्युत ऊर्जा का क्रोड चुंबकीय ऊर्जा के रूप में स्थान, मतलब अब इसमें जो वैद्युत ऊर्जा आप दे रहे हैं वो चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाएगा। जब चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाएगा तो क्या होगा? क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? चुंबकीय ऊर्जा के रूप में स्थानांतरण हो जाता है। चूंकि द्वितीय कुंडली इस क्रोड पर लिपटी रहती है, मतलब द्वितीय कुंडली भी, मतलब एक क्रोड तो यहाँ पर है, एक क्रोड यहाँ पर है, दोनों जुड़ा रहता है क्रोड से। अब जब जुड़ी रहती है, जब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो अपने आप ऑटोमेटिक इसमें भी धारा प्रवाहित होने लगती है। बात समझ में आई ना? इसी को अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहते हैं। मतलब जब प्राथमिक कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस चुंबकीय क्षेत्र से हम क्या करते हैं? द्वितीय कुंडली में भी धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी को हम वैद्युत वाहक बल कहते हैं या अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। और इसमें जो मात्रा हो रही है उसी को हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक कहेंगे। इसमें इसके बारे में समझेंगे, ठीक है ना? अब देखेंगे, अतः क्रोड के बार बार चुंबकन था विचुंबकन होने की क्रिया को इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता है। वही चुंबकीय फ्लक्स लगातार परिवर्तन होता रहता है। इस प्रकार वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव से द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल, मतलब जितना इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उतना इसमें भी उत्पन्न हो जाएगा। साथियों ध्यान दीजिएगा, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दोनों कुंडलियों के फेरों की संख्या के अनुपात का प्राथमिक कुंडली को दिए गए विद्युत वाहक बल पर निर्भर करता है। माना कि प्राथमिक कुंडली एवं द्वितीय कुंडलियों के फेरों की संख्या क्या है? देखिए प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या अगर एनपी लेंगे और द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या एनएस है तो मान लो कि चुंबकीय फ्लक्स का कोई क्षरण नहीं होता है, जिससे कि दोनों कुंडलियों के प्रत्येक फेरे में से समान फ्लक्स गुजरता है। माना कि किसी, मतलब आप देखिए, मतलब चुंबकीय क्षेत्र दोनों में समान गुजरेगा, ये तो बात समझ में आ रही है आपको। माना कि किसी क्षण चुंबकल में प्रत्येक फेरेबद्ध चुंबकीय फ्लक्स का मान फाई है, तब फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमानुसार प्राथमिक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? ईपी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एन पी इंटू डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस एन पी डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी, यानी द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा? ईएस बराबर क्या हो जाएगा? माइनस एन एस अपान डेल्टा टी अपान, मतलब दोनों में आपके जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है समान होंगे। प्राथमिक कुंडली में इतना हो जाएगा, द्वितीय कुंडली में इतना हो जाएगा। एन और पी बदला है, पी और एस बदला है, बाकी सारी चीजें सेम है आपकी, ठीक है ना? अब देखिए, अगर हम दोनों समीकरण को लेते हैं ई एस अपान ई पी तो क्या हो जाएगा? ई एस अपान ई पी, मतलब सेकंड, मतलब क्या हो जाएगा? ई पी क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है कि सेकेंडरी, मतलब सेकंड विद्युत वाहक, सेकंड कुंडली का विद्युत वाहक बल अपान प्राथमिक कुंडली विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? एन एस, सेकंड मतलब सेकंड कुंडली में फेरों की संख्या बटे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। आपका ये फार्मूला बन जाएगा, सिंपल सा फार्मूला आपका बन गया। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना? इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना? समझ में आ गया होगा इतनी बातें आपको अच्छी तरीके से, ठीक है ना? चलिए आगे चलेंगे। अब देखेंगे क्या होगा, अब इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे आगे हम। अब आगे देखिए क्या करा है, आगे करा देखिए, हालांकि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर साल पूछा गया है। अगर आपने समझ लिया तो आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मैंने क्या बताया कि इसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो एक चुंबकीय प्रेरण उत्पन्न होता है, यानी कि प्राथमिक कुंडली में अगर ईएस विद्युत वाहक बल है ईपी, तो उसमें जो अन्योन्य प्रेरण उत्पन्न होगा तो क्या होगा? माइनस एन पी क्या हो जाएगा? एन पी डी फाई अपान डी टी आपका हो जाएगा,
ठीक, दूसरे में हम करेंगे सेकेंडरी में तो माइनस एन एस डी फाई अपान डी टी हो जाएगा। दो समीकरण आपके बने, दोनों समीकरणों को जब आप भाग देंगे यानी कि ई एस अपान ई पी, मतलब ई एस अपान ई पी आप करेंगे तो देखिए डी फाई डी टी से डी फाई डी टी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा एन एस बचेगा और नीचे क्या बचेगा एन पी बचेगा। यही आपका फार्मूला हो जाएगा। सिंपल से माइनस कैंसिल। यार इसमें कुछ करना है नहीं, आपको क्या समझना है इसमें ये तो बताओ, समझ में तो आ गया ना सारी चीज़। ये बस फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात आगे चलते हैं। यदि प्राथमिक परिपथ का प्रतिरोध नगण्य हो, मतलब जो प्रतिरोध हो नगण्य हो, मतलब कि अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं प्राथमिक कुंडली में तो उसमें जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है एकदम नगण्य हो, तब तथा ऊर्जा कोई क्षय न हो तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल ईपी का मान प्राथमिक परिपथ में लगाए गए विभवांतर वीपी के तुल्य होगा। इसके अतिरिक्त यदि द्वितीयक परिपथ खुला हो अर्थात प्रतिरोध अनंत हो तो द्वितीयक कुंडली के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वी एस, उसमें उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का ई एस के तुल्य होगा। इन आदर्श परिस्थितियों में ध्यान दीजिएगा, मतलब कि जैसे ईपी का जो विद्युत वाहक बल होगा और जो बीपी का विद्युत वाहक बल होगा विभवांतर होगा उसके बराबर होगा। ठीक है ना, मतलब वीपी के बराबर होगा। इसके अतिरिक्त द्वितीय कुंडली खुला हो तो द्वितीय कुंडली में सिरों जो विभवांतर वीएस होगा वो ईएस के बराबर होगा। तो वीएस अपान बीपी जब बराबर ही है तो ध्यान दीजिए वीएस अपान बीपी बराबर ईएस अपान बीपी यानी एस अपान एनपी बराबर आर आपका हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, आप याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। अब जहां आर क्या है, परिणमन गुणांक यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपका हो जाएगा, जिसे कहते हैं ऊंचाई। ट्रांसफार्मर के लिए आर का मान याद कर लीजिए कितना होता है, 1 होता है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए आर का मान 1 होता है, यानी 1 से अधिक होता है, मतलब 1 से अधिक होता है। और अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए जो यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है उसका 1 से कम होता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। यदि ट्रांसफार्मर द्वारा वैद्युत विभव को बढ़ाना है, मतलब ट्रांसफार्मर द्वारा क्या वोल्टेज को हमें क्या करना है, अप करना है, डाउन मतलब आगे करना है, तो विद्युत वाहक बल के स्रोत को उस कुंडली से संबंधित करते हैं जिसके तार मोटे होते हैं। मैंने आपको बताया कि अगर धारा ऊंचाई ट्रांसफार्मर आपको बनाना है तो मोटे कुंडली की तरफ हम तार को जोड़ेंगे, वोल्टेज को जोड़ेंगे, वैद्युत को जोड़ेंगे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। और जिसमें फेरों की संख्या बहुत कम होती है, उपयुक्त सूत्र से स्पष्ट है कि दिशा में वीएस और वीपी से बड़ा होगा, अर्थात आर का मान 1 से अधिक होगा। वैद्युत विभव को कम करने के लिए विद्युत वाहक बल के स्रोत को पतले तार से बनी अधिक, मतलब अब देखिए जब इधर मोटा है तो इधर पतला होगा, जाहिर सी बात है यार, समझ में आ गया होगा आपको। स्पष्ट है कि वीएस का मान बीपी से कम होगा, मतलब कि प्राइमरी कुंडली का जो वोल्टेज है और जो सेकेंडरी मतलब वोल्टेज है वो क्या होगा, प्राइमरी वाला हमेशा कम होगा और सेकेंडरी वाला क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए आर का मान 1 से कम होगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब इसमें देखिए क्या चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग अच्छी तरीके से, क्या चीज़ें हैं इसमें देखिएगा। अब इसमें हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा। ट्रांसफार्मर में पटलित लौह करोड का महत्व के बारे में जानेंगे। इसमें लौह करोड तो पटलित मतलब जैसे कि पटलित हम क्यों लगाते हैं, खंड खंड करके क्यों लगाते हैं, हम एक खंड ही उठा करके इतना बड़ा क्यों नहीं लगा देते हैं। तो देखिए कैसे होता है, मैं आपको थोड़ा चित्र में आप देखे ही होंगे, एक अलग अलग आपका बना हुआ था। देखिए लौह क्रोड का प्रयोग करने पर दोनों कुंडलियों के बीच जो चुंबकीय फ्लक्स क्षय कम हो जाता है। जो चुंबकीय फ्लक्स है ना उसका क्षय जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है ना, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनती हैं उसका जो क्षरण हो जाता है वो कम हो जाता है। ठीक, अथवा ट्रांसफार्मर का कार्य क्रोड में के बार बार चुंबकित था विचुंबकित होने से संपन्न होता है। मतलब इसमें जो क्रोड लगा हुआ है बार बार चुंबकित होगा, भी चुंबकित होगा, फिर चुंबकित भी चुंबकित, इस तरीके से इसका बार बार चुंबकित होना संपन्न होता है। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय का कारण क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर देखा जाए तो कई प्रकार से इसमें ऊर्जा आपकी हानि होती है, पर व्यवहार में द्वितीय कुंडली से प्राप्त ऊर्जा प्राथमिक कुंडली को दी गई ऊर्जा में कुछ कम होती है। ठीक, इसका कारण यह है कि ट्रांसफार्मर में अनेक प्रकार से ऊर्जा क्षय होती है। इसके निम्नलिखित कारण है। पहला कारण तांबे में हानि। जब प्राथमिक कुंडली का द्वितीय कुंडलियों में, मतलब जब प्राथमिक कुंडली को हम द्वितीय कुंडली में प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी धारा, इसमें ट्रांसफार्मर है तो एसी धारा उपयोग करेंगे, ध्यान दीजिएगा, प्रवाहित होती है तो कुछ ऊर्जा तांबे के फेरों से उष्मा के रूप, मतलब कुछ गर्म होकर के उष्मा हीट उत्पन्न कर देती है, हीट उससे क्षय हो जाती है।
और देखिए भंवर धारा ऊपर आया था ना, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। ट्रांसफार्मर की लोहे की क्रोड में भंवर धाराएं स्थापित होने से भी कुछ ऊर्जा उष्मा के रूप में क्षय हो जाती हैं। शैथिल्य हानि की बात करेंगे, शैथिल्य हानि की बात करेंगे तो प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्येक चक्र में लोहे की क्रोड चुंबकित तथा विचुंबकित होती है। इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा उष्मा, मतलब जैसे कि आपको मैंने ऊपर बताया कि बार बार चुंबकित होती है, बार बार विचुंबकित होती है, तो इस प्रक्रिया में क्या होता है, उष्मा भी क्या होती है, क्षय होती है। फ्लक्स हानि की बात करेंगे, फ्लक्स हानि देखिए इसमें भी होती है। फ्लक्स हानि में देखिए प्राथमिक तथा द्वितीयक कुंडलियों का युग्मन कभी भी पूर्ण नहीं होता, अतः प्राथमिक में जनित संपूर्ण चुंबकीय फ्लक्स द्वितीयक फ्लक्स से नहीं गुजरता, इस कारण फ्लक्स हानि होती है। ठीक, ये आपका हो जाएगा। तो ये पूरा ट्रांसफार्मर था आपका। देखिए इतना मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक आपको मैंने अच्छी तरीके से बताया। इस फार्मूले को ही याद करिएगा आप अच्छी तरीके से, इतना आप कर देंगे ना, मैं आपसे कहता हूं कि आप अच्छी तरीके से नंबर ले आ पाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आया होगा। तो फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।